हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीटेट 2014 के प्राथमिक स्तर के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 2014 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे कि 2014 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि सीटेट में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन देखेंगे, इसमें पहला ऑप्शन दिया है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। अगला ऑप्शन दिया है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला ऑप्शन दिया है चौथा दोस्तों, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव विकास खाली स्थान होता है। मानव विकास खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन दिया है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, तीसरा दिया है कुछ सीमा तक अमापनीय और चौथा ऑप्शन दिया है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो दोस्तों, जो आपका मानव विकास होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 4 है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है आनुवंशिकी एवं वातावरण, दूसरा दिया है व्यवहार एवं वातावरण, तीसरा दिया है वातावरण एवं जीव विज्ञान, चौथा दिया है वातावरण एवं पालन पोषण। तो दोस्तों, प्रकृति एवं पोषण को ही आनुवंशिक एवं वातावरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चाहे इसको आनुवंशिक तथा वातावरण कह लें, ये आमतौर पे हम लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि आनुवंशिकी एवं वातावरण बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन इसको ही प्रकृति एवं पोषण भी बोला जाता है। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। याद रखना, निष्क्रिय एजेंसी है। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछा है, कौन सी एक होगी। तो देखेंगे, पहला दिया है ऑप्शन स्वास्थ्य क्लब, दूसरा है परिवार, तीसरा है इको क्लब, चौथा दिया है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों, चौथे में होगा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन होगी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है वाइगोस्की से संबंधित है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वाइगोस्की पढ़ाते टाइम बताया था कि वाइगोस्की जीन पियाजे कोहलबर्ग की थ्योरी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन क्या है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन दिया है पहला सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा जैविक, चौथा भाषाई। तो दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जैविक। ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक नहीं होगा, ध्यान रखना, सामाजिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने होते हैं वाइगोस्की का सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो कौन सा पहलू होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका जैविक, ये इसमें राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखना, सीटेट ने यही ऑप्शन माना है। फिलहाल ये क्वेश्चन दोस्तों विवादित रहा है।
कोई ने, किसी ने सामाजिक बताया है, किसी ने जैविक बताया है, लेकिन सीटेट ने, सीबीएसई ने इसका आंसर जैविक माना है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होता है। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जीन पियाजे की सारी अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था कौन सी है, मूल संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी दी है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा दिया है इंद्रियजनित गामक स्तर और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों, जो ये 1 वर्ष तक के बच्चों में कान और नाक वाली प्रवृत्ति होती है, तो इसमें कौन सी स्टेज आएगी, ये पहली वाली स्टेज आएगी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी इसका टाइम पीरियड कितना है, होता है 0 से 2, और यहाँ 1 वर्ष तक की बात हो रही है। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जीन पियाजे की पहली स्टेज इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये आपकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पैडागॉजी से रिलेटेड है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखना। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर देखेंगे दोस्तों। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है विस्मांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया, चौथा है सहयोग की नैतिकता। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत का एक रूप है। क्वेश्चन बुद्धि से पूछा गया है। बुद्धि में क्या पूछा है, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। जो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया, इसका एक रूप पूछा है, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा है संसाधन पूर्ण बुद्धि, चौथा दिया है गणितीय बुद्धि। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप कौन सा होगा, ये व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बुद्धि से है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, फैक्ट क्वेश्चन है, बुद्धि से देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया है डेविड वेस्लर, दूसरा है अल्फ्रेड बिने, तीसरा है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट आंसर कौन होगा, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किया था। ये मैंने आप लोगों को बताया है सीडीपी पढ़ाते टाइम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस किस क्षमता से संबंधित है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, तीसरा ऑप्शन दिया है जानना समझना व लिखना, चौथा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो दोस्तों, ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 10 में ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेर फेर करना, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जेंडर रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जेंडर रूढ़िबद्धता से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपकी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में। क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे, कक्षा में जेंडर या लिंग विभेद देखेंगे शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। अगला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि
उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है महिला शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जो शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ये कक्षा कक्ष में जो जेंडर रूढ़िबद्धता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या दिया है चाक्षुष, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है तथ्यात्मक, चौथा है स्पर्श संबंधी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर क्या होगा चाक्षुष। इसका मतलब क्या होगा, सीखने की शैली का उदाहरण पूछा है। चाक्षुष मीन्स क्या होता है, देखना, देखना, सीखने की शैली का देखना, ये चाक्षुष ये एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है, वह क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, बाद में फिर पाठ योजना बनाता है और अपने अगले पाठ में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, ऑप्शन देखेंगे, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, सीखने के लिए आकलन। और ये कक्षा कक्ष में सबसे बेहतर आकलन भी माना जाता है, सीखने के लिए आकलन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। अगला है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। अगला है शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। अगला है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें क्या होगा, विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कौन सा, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, आगे देखेंगे आगे क्या लिखा है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में रखता है। ये ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये प्रश्न कैसा निम्न में से संबंध रखता है। पहला दिया है अपसारी, दूसरा दिया है विश्लेषणात्मक, तीसरा है मुक्तंत्र, चौथा है समस्या समाधान। तो ग्रेड अंकों से अलग है, ये प्रश्न किस प्रकार से संबंध रखता है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषणात्मक ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है छात्राएं। ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अगला है अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगला है अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं को कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती हैं। अगला है भाषिक और संगीत क्षेत्र संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। छात्राओं के संबंध में दिया है दोस्तों। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ये वाला क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला भी जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है, ये चीज़ भी जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें कोई जेंडर रूढ़िबद्धता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है
में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपका होगा, तो ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है डिस्लेक्सिया, दूसरा है डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, चौथा है डिस्प्रेक्सिया। तो अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में कठिनाई यहाँ से पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। पठन संबंधी विकार किस में होता है, तो उसमें कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्लेक्सिया, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। लिखने संबंधी जहाँ पे अक्षमता होती है वो क्या होती है? डिस्ग्राफिया, ये लिखने संबंधी होती है, लिखने संबंधी। और ये डिस्कैल्कुलिया क्या होती है? गणित संबंधी, गणित संबंधी अक्षमता। और डिस्लेक्सिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये पठन विकार या पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है? सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से ये एक वाक्य दिया है इतना, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन दिया है संशक्तिशील शिक्षा, अगला है समावेशी शिक्षा, अगला है सहयोगात्मक शिक्षा, अगला है पृथक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आप सभी जानते हैं सभी के लिए विद्यालय सभी को शिक्षा, ये कहाँ ये किसने बोला? ये चीज़ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 19। प्रवाहपूर्ण व्याख्या का मौलिकता और लचीलापन खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व हैं। ये पहला ऑप्शन दिया है प्रतिभा, दूसरा है गुण, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभा। प्रवाहपूर्णता, व्याख्यात और मौलिकता और लचीलापन, ये सारे तत्व किस में आते हैं? ये प्रतिभा में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा 19 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशील शिक्षार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। जो प्रतिभाशील शिक्षार्थी होते हैं उन्हें किन प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया स्मरण, दूसरा है समझ, तीसरा है सर्जन, चौथा है विश्लेषण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा सर्जन, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गणित में अधिक नियोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन देखेंगे। अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा है स्क्रीनिंग परीक्षण, चौथा है उपलब्धि परीक्षण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 निदानात्मक परीक्षण द्वारा ये गणित की अधिगम नियोग्यता का आकलन सबसे अच्छे तरीके से किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 निदानात्मक परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्धांत चित्र खाली स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो सिद्धांत चित्र होते हैं ये किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, दूसरा दिया है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अगला है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करके, अगला है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो सिद्धांत चित्र होते हैं जो दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है, इनकी नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। क्या है? तर्कपूर्ण ढंग से। सिद्धांत चित्र जो होते हैं ये के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? ये तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो अल्बर्ट बंडूरा है इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनके अनुसार कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, अगला है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, अगला है
संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार कौन सा कथन इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में ये इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगी अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग सिद्धांत ही प्रस्तुत किया और यहाँ पे यही ऑप्शन दिया है, बच्चों के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बंडूरा जी ने अपनी थ्योरी में, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी है, तो इसी पे फोर्स किया है कि जब तक बच्चों के सामने रोल मॉडल होता है, बच्चे उसी को अपना वो मान लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो बच्चे के सामने ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा बिगड़े। बच्चे के सामने उन एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जैसे बच्चे अधिक अच्छे तरीके से सीख सकें। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग को महत्ता दी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसीलिए इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निगनात्मक तर्कणा में शामिल है। निगनात्मक तर्कणा में कौन सी शामिल है? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, तीसरा दिया है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, तीसरा है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। तो निगनात्मक तर्कणा में कौन सी शामिल है? क्वेश्चन नंबर 24 में जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन देखेंगे। पहला है एल थॉर्नडाइक, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है जेबी वाटसन, चौथा है लेवाइगोस्की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक, एल थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे राइट आंसर होगा देखेंगे। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक जी ने जो अपने मुख्य नियम दिए थे, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे? मुख्य 3 नियम दिए थे और गौड़ 5 नियम दिए थे। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये अभ्यास वाली बात आई है कि बार बार अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक जी ने यही बताया है कि जब बच्चा बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेगा तो उसकी त्रुटियां कम हो जाएंगी। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, थॉर्नडाइक जी ने ये चीज़ बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? पहला है याद करना, दूसरा है गतित प्रक्रम, तीसरा है विचार करना और चौथा है सहानुभूति देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 समानुभूति देना, ये आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दशा उपलब्ध कराता है, खाली स्थान है। पहला ऑप्शन दिया है अभिप्रेरण, दूसरा है अध्यवसाय और तीसरा है संवेग, चौथा है वचनबद्धता। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपका अभिप्रेरण ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर देखेंगे। कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पहला ऑप्शन दिया है पुरस्कार या प्रेरक, दूसरा है संवेग, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उत्प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आवश्यकता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवश्यकता यानी कि नीड। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल कौन सी शब्दावली की जाती है? तो आवश्यकता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं।
कौन सी प्रेरणाएं या अनुभूतियों को संतुष्ट करने की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यकता के साथ संबोधित करती हैं? पहला ऑप्शन दिया है प्रभावी, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है संरक्षण उन्मुखी, चौथा है सुरक्षा उन्मुखी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, भावनात्मक। भावनात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं, अनुभूतियां और संतुष्टिकरण, ये होती हैं अवस्थाओं तक पहुंचने के और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका भावनात्मक, ये इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का अंतिम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2014 के पेपर का देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, दूसरा है सहपाठियों से प्रतियोगिता, अगला है अर्थपूर्ण संबंध, अगला दिया है माता पिता की ओर से दबाव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अर्थपूर्ण संबंध, ये बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। दोस्तों आप अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सीटेट 2014 के पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।